हिप्नोटिज्म के सेशन के दौरान मरीज के साथ क्या क्या होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक बताएं। जो टीवी शोज में दिखाया जाता है वो तो यूँ समझें कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। किसी से कोई ऐसी हरकत करा लेना जो वो नहीं चाहता, ये तो हिप्नोटिज्म की तौहीन है। हिप्नोटिज्म तो इतनी बड़ी चीज़ है, इससे बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, पर्सनैलिटी चेंज की जा सकती है। कहते हैं कि हिप्नोथेरेपी के जरिए ना आप घर बैठे ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। मेमोरी इंप्रूव की जा सकती है, स्लीप प्रॉब्लम ठीक किए जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को 100% मैनेज किया जा सकता है, यहाँ तक कि इससे के चांसेस को भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसकी थीम ये है, इसके रिजल्ट्स जादुई होते हैं। एक डॉक्टर थे, सर्जरीज किया करते थे वो विदाउट एनेस्थीसिया, लोगों को हिप्नोटाइज करके। Focus on my voice. Allow your mind to drift into a deep and peaceful slumber. You are safe. आम डर और खौफ है लोगों में कि हिप्नोथेरेपी के दौरान इंसान ना अपना कंट्रोल खो देता है और जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो आपसे कुछ भी उगलवा सकता है। हिप्नोटिज्म इंसानी दिमाग पर असर किस तरह से करता है? कॉन्शियस माइंड मिनिमाइज होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छा रिस्पॉन्डर है, उसको जो भी बात कही जाती है उसको मान लेता है। यही वजह है ख्वाब में कोई बुजुर्ग आके कोई हमें गाइडेंस दे देते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मानते हैं, यकीन करते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की कम्युनिकेशन है। फौतशुदा जो लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए क्या हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? जिस पे हिप्नोटिज्म करना हो वो शख्स अगर तैयार नहीं है तो हिप्नोटिज्म फिर भी हो जाएगी? तो ये कितने अरसे में सीखी जा सकती है आसान तरीके से? आम लोगों के दरमियान आखिर हिप्नोटिज्म को लेके ये डर और खौफ क्यों है कि जब भी उन पे हिप्नोटिज्म होगा वो अपना कंट्रोल खो देंगे और उनके सारे राज हिप्नोटाइज करने वाला शख्स ले लेगा? क्या वाकई हिप्नोटिज्म के जरिए किसी का माजी या छुपे हुए राज मालूम किए जा सकते हैं? क्या हर इंसान हिप्नोटाइज हो सकता है या सिर्फ ये एक मिथ है? कहते हैं कि हिप्नोटिज्म के जरिए आप घर बैठे ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ हमें बताया है सूफी अवैसी साहब ने। हिप्नोटिज्म क्या चीज है? ये कोई जादू है या कोई साइंसी तरीका है? हिप्नोटिज्म साइंस भी है, आर्ट भी है और जादू भी है। अच्छा, कॉम्बिनेशन। साइंस इसलिए कि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, उसके ऊपर बेस होता है हिप्नोटिज्म। इसमें बहुत सी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये प्योरली साइंस है। इस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, हमेशा होते हैं, अभी भी होते हैं। आर्ट इसलिए कि किसी को हिप्नोटाइज करना, अच्छा हिप्नोटाइज करना एक आर्ट है, एक फ़न है। और जादू इसलिए है कि इसके रिजल्ट्स जादुई होते हैं, मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं हिप्नोटिज्म से। तो ये एक ही वक्त में साइंस भी है, आर्ट भी है, जादू भी है। जादू भी है। अच्छा, साइंसी नज़रिए से देखें तो हिप्नोटिज्म इंसानी दिमाग पर असर किस तरह से करता है? सबसे पहले ये जान लें कि हमारा जो माइंड है इसकी दो क्लासिफिकेशन की जाती हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है। जब हम सो चुके होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ख्वाब हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखता है। या जब हम मेडिटेशन कैफियत में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब हम पुरसकून जहनी जिस्मानी कैफियत में होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। हीलिंग जब हम कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड मिनिमाइज होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड का फीचर है कि अगर कोई इतना रिलैक्स है कि उसका कॉन्शियस माइंड मिनिमाइज है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो उसको जो भी बात कही जाती है, सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छा रिसेप्टर है, एक अच्छा रिस्पॉन्डर है। उसको जो कही जाए बात उसको मान लेता है, जो ऑर्डर दिए जाएं वो फॉलो करता है। यही वजह है कि हमें ख्वाब में कोई बुजुर्ग आके कोई हमें गाइडेंस दे देते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मानते हैं, यकीन करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की कम्युनिकेशन है। तो हिप्नोटिज्म बराह रास्त कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके उसको एक मीडियम बना के सबकॉन्शियस माइंड से गुफ्तगू करता है। सबकॉन्शियस माइंड को जो कहा जाए ना वो वैसा ही करना शुरू कर देता है, वैसे ही मान लेता है, इंसान की पर्सनैलिटी वैसे ही चेंज कर देता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ताबे है। अच्छा, हमारे ताबे है? ये हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता, हमें लगता है हम उसके ताबे हैं जी। वो हमारे ताबे है। जैसे हमने उसको जाने या अनजाने में प्रोग्राम कर दिया, अब प्रोग्रामिंग कर देने के बाद हम उसके गुलाम हैं, हम उसके ताबे हैं। लेकिन हम जब चाहें ये कोडिंग ये चेंज कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा, हिप्नोटिज्म के दौरान इंसानी दिमाग की कौन सी लहरें सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं? इट इज़ प्योरली दी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जब इंसान एक जहनी पुरसुकून जहनी कैफियत में होता है, जब ट्रांस में होता है, एक थेरेपिस्ट किसी क्लाइंट को रिलैक्स करा के ट्रांस में ले जाता है, जिसे हम ट्रांस कहते हैं, वो होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब दरमियाना जो एक पॉइंट होता है जी, या इवन डीप अल्फा कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं।
अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आप हैं और आप विलिंगली हिप्नोटिज्म के लिए तैयार हैं, हिप्नोथेरेपी के लिए, तो थेरेपिस्ट आपको उस स्टेट में जो भी आपके अंदर कमांड डालता है, कमांड प्रोग्राम हो जाती है, जो सजेशंस डालता है, जो ऑर्डर करता है, वो वैसे ही होना शुरू हो जाता है। ये साइंस की वो है टर्म है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। इवन यहाँ तक कि अभी रिसेंटली हमें क्लास कर रहे थे ग्रुप हिप्नोथेरेपी की, जी। वहाँ पे हमने हिप्नोथेरेपी, एक डीप हिप्नोथेरेपी कराई जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपनिंग टेक्निक्स यूज़ की थी, हिप्नोटिक टेक्निक्स यूज़ की थी। अच्छा। तो हमारे एक मेंबर हैं जी। जो, जिससे स्मार्ट वॉचेस होती है ना, उनके पास एक वॉच थी जो उन्होंने पहना हुआ था, एक रिस्ट बैंड, हाँ, जो कि आपका एग्जैक्टली ब्रेन फ्रीक्वेंसी तो नहीं लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल मेजर करता है। ठीक हो गया। तो उन्होंने बाद में ये एक्सप्लेन किया, हमें आफ्टर दिस सेशन बताया कि राइट आफ्टर दिस सेशन उन्होंने अपने स्ट्रेस लेवल देखा तो वो इतना कम था जितना नींद के वक्त किसी का स्ट्रेस लेवल जितना डाउन होता है उतना स्ट्रेस लेवल कम था। यानी कि वो जो नींद की फ्रीक्वेंसीज होती है ना, थीटा या डेल्टा, वो भी अचीवेबल हैं हिप्नोथेरेपी के जरिए। मतलब कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो सकता है, आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की भी कम हो सकती है और स्ट्रेस भी आप खत्म कर सकते हो हिप्नोटिज्म के थ्रू। स्ट्रेस 100% खत्म हो सकता है, एंगर 100% खत्म हो सकता है। वाओ। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना हिप्नोटिज्म को फिल्मों या फिर जादू के जो शो होते हैं उससे मुंसलिक करते हैं। अब ये हकीकत है या फिर इससे मुख्तलिफ है ये चीज़? हिप्नोटिज्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। जो टीवी शोज़ में दिखाया जाता है वो तो यूँ समझें कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको ओके। बहुत छोटी चीज़ करके पेश किया जाता है कि किसी के जहन से कोई बात पढ़ लेना, किसी से कोई ऐसी हरकत करा लेना जो वो नहीं चाहता, ये तो हिप्नोटिज्म की तौहीन है। और ये जो स्टेज हम टीवी शोज़ में देखते हैं, ये ड्रामे होते हैं ज़्यादातर, ये ड्रामा होता है, छोटी सी माइंड रीडिंग कर ली, बाकी ड्रामाटाइज्ड होता है, वो दोनों तरफ के एक्टर्स होते हैं, अच्छा, ये इस तरह होता है। सही, हिप्नोटिज्म तो इतनी बड़ी चीज़ है, इससे बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ चेंज की जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? हिप्नोटिज्म तब होगा जब एक शख्स तैयार है कि जी मुझे हिप्नोटाइज़ करें और मेरे अंदर चेंजेस जो करनी है करें। मेमोरी इंप्रूव की जा सकती है, स्लीप प्रॉब्लम ठीक किए जा सकते हैं, कोई पास की चीज़ें रिकॉल करनी है वो की जा सकती है, कोई हैबिट चेंज करनी है वो की जा सकती है, एडिक्शन छुड़वाई जा सकती है। एक चीज़ होती है जिसको अटेंशन रिकॉल कहते हैं, ये यूज़ करते हैं एडवांस कंट्रीज़ में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने कोई हादसा होते हुए देखा और बाद में उसने रिपोर्ट किया कि जी हादसा इस तरह हुआ, एक इस तरह की गाड़ी आई थी और उसने ये गलती की थी या उसने ये हादसा किया था। अब उसको ये बाकी नहीं याद कि उसमें कौन बैठा था, ड्राइवर कौन था, शक्ल कैसी थी, गाड़ी का नंबर क्या था। उसको हिप्नोटाइज करके उसको उस सिनेरियो में ले जाके उसकी वो मेमोरी जो उसकी कॉन्शियस के अंदर नहीं है, हिप्नोटिज्म के ज़रिए उसको वही सिनेरियो दिखा के वो तमाम चीज़ें, वो सिनेरियोज रिकॉल कराए जा सकते हैं कि गाड़ी किस कलर की थी, नंबर क्या था, कौन था। फौतशुदा जो लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए क्या हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन इसको प्योर हिप्नोटिज्म नहीं कहते। अगर किसी ने खुद करना है तो वो मेडिटेट करके करेगा, मराकबा करके। जो हिप्नोटिज्म होता है ना, ये भी एक तरह की गाइडेड मेडिटेशन होती है। अब फ़र्ज़ करें जो शख्स मेडिटेशन का एक्सपर्ट नहीं है और वो किसी पहले से फौतशुदा इंसान से मिलना चाहता है तो वो थेरेपिस्ट की हेल्प लेगा। थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हिप्नोथेरेपी, हिप्नोटाइज करेगा। उसके बाद हिप्नोटिज्म ट्रांस के अंदर उसको वो उस सिनेरियो में लेके जाएगा जिसको 4 डायमेंशन कहते हैं या आलम बरज़ख कहते हैं। अच्छा। वहाँ वो किसी से उसकी थ्रू गाइडेड मेडिटेशन उसकी मुलाकात करा सकता है। अमेजिंग। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई शख्स जिस पे हिप्नोटिज्म करना हो, अमल करना हो, वो शख्स अगर तैयार नहीं है तो हिप्नोटिज्म फिर भी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ड्रामों में दिखाया जाता है या मशहूर किया जाता है। और टिकटॉक एक पेंडुलम घुमाते हैं, क्या वो सच है या वो एक ड्रामा है? पेंडुलम तो एक टेक्निक है। अच्छा। उसका मकसद ये होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड उस पेंडुलम की तरफ फोकस करे। आपको कहा जाता है कि आपने इसको देखना है, अपनी पलकें झपकाए बगैर इसको देखते रहना है। आपका कॉन्शियस वहाँ इन्वॉल्व होता है, थोड़ी देर बाद आपकी आंखें थकना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से आगे फिर सजेशन दी जाती हैं। आपका कॉन्शियस वहाँ इन्वॉल्व है, थेरेपिस्ट की गुफ्तगू आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, वो तो होगी टेक्निक। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। जी। हिप्नोटिज्म हमेशा दूसरे इंसान की विलिंगनेस से ही होगा। अच्छा, ठीक है। जिसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। एक शख्स समझता है कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है, वो अपनी मर्जी से आता है कि जी मुझे हिप्नोटाइज करें, ट्रांस में ले जाएं, मेरा मसला हल करें, तो हिप्नोटिज्म होगा। अक्सर ऐसा होता है थेरेपी क्लिनिक्स में कि कुछ लोगों को श्योरिटी नहीं होती, उनको खौफ होता है, मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं हिप्नोथेरेपी के बारे में, वो हिप्नोटाइज हो नहीं पाते।
कुछ ऐसे केसेस हैं, कोई एक शख्स हिप्नोटाइज नहीं हुआ, डिस्टर्ब रहा, जब उससे पूछा गया बाद में तो उसने कहा जी मेरी जेब में तो अच्छा खासा कैश था, तो मुझे ये डर था कि कहीं थेरेपिस्ट जो है वो मेरा कैश ना निकाल ले, अच्छा, तो वो हिप्नोटाइज नहीं हो सका। नहीं हो सका, ठीक है। अच्छा, ये जो एक होस्ट हैं शहीर खान जो कि हिप्नोटाइज करते हैं बड़े बड़े नामों को, सेलिब्रिटीज़ को, हमने रिसेंटली देखा इकरारुल हसन और वसीम बदामी साहब को, और फिर पास में उन्होंने ज़ारा नूर अब्बास और हीरा मानी तक को हिप्नोटाइज किया, इतना हिप्नोटाइज कर दिया कि वो बोलने तक से ही कासिर हो गई और बेहोश हो गई। तो ये कौन से किस्म का हिप्नोटिज्म होता है? इसमें मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँगा, वो क्या करते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, पॉसिबिलिटीज़ की बात करता हूँ बीइंग अ फील्ड एक्सपर्ट। शोज़ में किसी को बुला के, मैंने ये शोज़ देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं, किसी को हिप्नोटाइज करना, जिस तरह उन्होंने वसीम बादामी और इकरारुल हसन के साथ किया, हीरा मानी के साथ किया। सिचुएशन नंबर 1 कि उन्होंने इन्हीं अपने गेस्ट को उस रिकॉर्डेड शो से जो हमने देखा, उससे पहले इन्होंने उन गेस्ट को हिप्नोटाइज किया, यानी उन सब्जेक्ट्स को, गेस्ट तो वो खुद थे, होस्ट को इकरारुल हसन, वसीम बादामी, उनको हिप्नोटाइज कर दिया शो रिकॉर्डिंग से पहले ही। अच्छा, उनको हिप्नोटाइज किया, डीप हिप्नोसिस किया। हिप्नोसिस के दरमियान उन्होंने उनके जहनों में ये प्रोग्राम किया कि अभी जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम ये बातचीत करेंगे, मैं आपसे बोलूँगा कि आप कोई यूनिक सा नंबर सोचें तो आपके जहन में ये नंबर आएगा। उन्होंने पहले से ही हिप्नोटाइज कर दिया कि जी जब मैं आपको शो के दौरान कहूँगा ये नंबर सोचें तो आपने ये नंबर सोचने। अच्छा, सही। एक तो ऑप्शन ये होगी कि पहले से हिप्नोटाइज किया गया। सही है। स्पेशली वसीम बदामी और इकरारुल हसन का जो मैंने क्लिप देखा, वो तो उनकी अगर आप दोबारा देखें तो उनकी आंखें आपको आधी बंद नजर आएंगी, वो पहले से ही प्री हिप्नोटाइज थे, कि जैसे वो हिप्नोटाइज तनवीमी अमल से उठे हैं और कोई काम कर रहे हैं, हिप्नोटाइज कंडीशन में है। अच्छा, मतलब बाद में मर्ज कर दिया एडिट करके उसके साथ, ठीक है जी। जो पहले हिप्नोटाइज किया था ना, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया ना उन्होंने। रिकॉर्डिंग में ये कह दिया कि जी अभी आप उठेंगे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आप हिप्नोटाइज हुए थे, हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, उसके दरमियान ये होगा, आप ये नंबर सोचेंगे, मैं आपको ऐसे गेस करूंगा, आप नेचुरल एक्सप्रेशंस देंगे। यानी कि वो जो लोग हिप्नोटाइज हुए थे उनके एक्सप्रेशंस नॉर्मल थे, वो ड्रामा नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो नॉर्मल थे। कंडीशन नंबर 1 बता रहा हूँ कि वो पहले से हिप्नोटाइज उनको किया गया था। अब वो हिप्नोटिज्म के तहत वो सारा कुछ कर रहे हैं, वही नंबर सोच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सही है, वही प्लेयर का नाम सोच रहे हैं। कंडीशन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये हो सकती है, उसको रिमोट हिप्नोटिज्म कहा जाता है या टेलीपैथी कह सकते हैं उसको, कि शहीर खान का हीरा मानी के साथ ये तय हो गया कि फ़लाँ डेट को हमारा ये शूटिंग होगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम है। शहीर खान ने अभी से रिमोट हिप्नोटिज्म या टेलीपैथी उनके ऊपर स्टार्ट कर दी, डेली एक्सटेंसिवली, कि जी ये शो में होगा, मैं जब आपको इस तरह कहूँगा तो आपने अनकॉन्शियसली बेख्तियार इस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ये आंसर्स करने हैं। ठीक है। ये दूसरी ऑप्शन है। अच्छा, टेलीपैथी जिन लोगों को नहीं पता वो ये जान ले कि हमने इस पे भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, वो जाके वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अब बताएं कि तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? अच्छा, पहले ये कि पहली सिचुएशन जो है ना, वो बेसिक कह लें या प्रोफेशनल्स, हिप्नोटिज्म प्रोफेशनल्स की बेसिक लेवल है वो। ठीक है। दूसरी ऑप्शन, दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, ये एडवांस है। ओके, ठीक है, ये एडवांस जो होंगे, ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, वही कर सकेंगे। सही। तीसरी वो भी एडवांस है। वो ये क्या है कि ना तो कोई प्री हिप्नोटाइज किया किसी को, ना ही रिमोट टेलीपैथी की किसी के ऊपर, गेस्ट होस्ट फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और हिप्नोटिज्म करने वाला इतना एक्सपर्ट है, इतना माइंड कंट्रोल का एक्सपर्ट है कि वो किसी की तरफ देखते देखते उसके माइंड तक एक्सेस हासिल कर लेता है और उसको वहीं से हिप्नोटाइज कर लेता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं करूं तो मैं आपको यहाँ बैठे बैठे आपसे अपना माइंड कनेक्शन बनाऊं थ्रू आइज़ या क्या, और आपको मैं अपनी माइंड पावर के ज़रिए उस स्टेट में ले जाऊँ कि आप सीधी सीधी ट्रांस में ले जाएँ और जो मैं बोलूँ आप करना शुरू कर दें। दिस इज़ अगेन एन एडवांस लेवल। इन तीनों में से ही कोई ऑप्शन है जो वो अवेल करते हैं, अब बाकी वो खुद बताएंगे वो क्या करते हैं। अच्छा, अबव ऑल एक बात तय है कि शहीर खान को हिप्नोटिज्म आता है, हिप्नोटाइज करना, हिप्नोथेरेपी आती है। अब इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं वो। एक शब्दाबाजी या एक प्रोग्राम की रेटिंग के लिए हिप्नोटिज्म तो इतनी बड़ी चीज़ है कि उससे बड़े बड़े काम करें, लोगों की पर्सनैलिटीज चेंज करें, ग्रुप हिप्नोथेरेपी करें, ग्रुप हिप्नोटिज्म करें, लाइव प्रोग्राम में ऑडियंस को हिप्नोटाइज करके उनकी लाइफ चेंज करें। अच्छा, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिप्नोटिज्म की तारीख कहाँ से आई है और आज ये हिप्नोथेरेपी कैसे बन गई? हिप्नोटिज्म को अगर हम बहुत पीछे जाएँ ना, तो जो पहला नाम हमें मिलता है ना, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स ब्रेड। डॉक्टर थे, एक सर्जन थे। ठीक। सर्जरीज किया करते थे वो विदाउट एनेस्थीसिया, लोगों को हिप्नोटाइज करके। उनके बहुत ज़्यादा
ये फेमस ऑपरेशंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज उन्होंने की, एनेस्थीसिया नहीं दिया उन्होंने, लोगों को हिप्नोटाइज किया, उनको पेन का एहसास नहीं हुआ और वाओ, सक्सेसफुल सर्जरीज की। उनको अमेजिंग, फादर ऑफ हिप्नोसिस भी कहा जाता है। क्या बात फिर है। इसी तरह और डॉक्टर्स भी उनके बाद आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर एक हम्म, बड़ा नाम आता है डॉक्टर सिगमंड फ्राइड का, हाँ, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम्म, उन्होंने हिप्नोटिज्म के ऊपर बहुत काम किया और हिप्नोटिज्म को बहुत फ़रोग मिला उनके काम की वजह से। और फिर हम्म, करते करते हिप्नोथेरेपी, जिसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं, वो डॉक्टर फ्राइड ने ही हिप्नोथेरेपी जो है वो स्टार्ट कराई, लोगों को हिप्नोसिस कराए, साइकोथेरेपी भी करते थे वो, अच्छा, हिप्नोथेरेपी भी करते थे। सही फिर सही सही, जैसे जैसे टाइम आगे आता गया वही चीज़ इम्प्रूव होती गई और हम्म, अभी भी एडवांस कंट्रीज़ में तो ये बहुत एक महंगी और बहुत प्रेशियस सर्विस है ये एक, अच्छा, इसकी इतनी फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ तो इतना इसका शौर नहीं है इस वक्त, क्योंकि शो नहीं है, बहुत लोगों को ज़बरदस्त पता भी चीज़ है। नहीं है ना, लोग समझते हैं शायद ये कोई जादू है या कोई शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, और पेंडुलम के ज़रिए आपसे कोई भी सीक्रेट उगलवा लेंगे और आप बैठे-बैठे हिप्नोटाइज़ होके सब कुछ बता देंगे, तो ये सही नहीं है भई, इसको 100%। इसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ, क्या हर इंसान हिप्नोटाइज़ हो सकता है या फिर चंद मखसूस लोगों के लिए सूटेबल है? एक दफ़ा हम एक हिप्नोटिज्म की वर्कशॉप करा रहे थे, हुँ, तो एक साहब ने सवाल किया। हुँ, उन्होंने कहा कि सर मेरा एक सवाल है। मैंने कहा जी पूछे। उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत लोगों की हिप्नोथेरेपी और वो अटेंड की है, मुझे आज तक कोई हिप्नोटाइज़ नहीं कर सका। अच्छा, तो मैंने उनको कहा हुँ, कि आपको आज तक कोई इसलिए हिप्नोटाइज़ नहीं कर सका कि सबसे पहली बात ये कि आपका हिप्नोटिज़्म का कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा, हिप्नोटिज़्म ये नहीं होता कि किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांस में ले जाओ, बेहोश कर दो। दिस इज़ नॉट हिप्नोटिज़्म। हुँ, अगर हम मेटाफोरिकल मानों में बात करें तो अपनी बात पे किसी को कायल कर लेना, दिस इज़ हिप्नोटिज़्म। ठीक है? हुँ, तो हिप्नोटिज़्म जो कराया जाता है ना, पहली बात दूसरा शख्स विलिंग होगा तो वो हिप्नोटाइज़ होगा। अच्छा, सही, फिर दूसरी बात, एक तरफ तो ये थेरेपिस्ट की काबिलियत है कि वो कितना अच्छा किसी को हिप्नोटाइज़ करता है, हुँ, बट ऑन द अदर हैंड जो क्लाइंट हिप्नोटाइज़ हो रहा है, ये उसकी ज़हन की भी सलाहियत है कि वो कितनी जल्दी थेरेपिस्ट की बात को फ़ॉलो करते हुए अपने ज़हन को रिलैक्स कर पाता है। हुँ, कुछ लोग लाइट ट्रांस में जाते हैं, कुछ मॉडरेट ट्रांस में जाते हैं और कुछ लोग डीप ट्रांस में जाते हैं। ठीक, ऐसा भी होता है कुछ लोग ट्रांस में जाते ही नहीं हैं, हुँ, वो अपने इश्यूज़ की वजह से, अपने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स की वजह से या गलत तसव्वुर या थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट ना होने की वजह से ट्रांस में नहीं जाते। हिप्नोटिज़्म तब होगा जब थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों एक ही काम करने के लिए रेडी हैं हुँ। और 100% होगा हिप्नोटिज़्म। मतलब जब दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करें और जी, प्रोसेस को आगे लेके चलना जी, चाहें, तभी ये काम करेगी, ज़्यादा जी। मुफीद होगी। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं, कहते हैं कि हिप्नोथेरेपी के ज़रिए ना आप घर बैठे ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, क्या ये सच है या फिर झूठ है? बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। हम्म, इसकी थीम ये है कि हम अपनी थॉट्स को हम्म, मॉडिफाई करते हैं हिप्नोटिज्म के ज़रिए। जब एक थेरेपिस्ट किसी क्लाइंट को हिप्नोटाइज़ करेगा तो उसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। हम्म। कोई शख्स खुद अपने आप को हिप्नोटाइज़ करेगा तो इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। अच्छा, सेल्फ हिप्नोसिस भी होती है? जी, ओके। अपने हम्म, आप को हिप्नोटाइज़ करके अपने अंदर तब्दीलियाँ करना। अब जिसकी आपने जिसकी बात की है, जी दोनों जी, सूरतों में हो सकती है। एक थेरेपिस्ट भी किसी को ट्रांस में ले जाके उसकी हम्म, बीमारियाँ ख़त्म कर सकता है या बेहतर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और एक ठीक इंसान है, खुद भी कर सकता है। सही, इसकी साइंस ये है कि पहले सबसे बेसिक बात पे आते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं हम्म, या साइकोलॉजी उनका ट्रिगर होता है, इंसान की साइकोलॉजी। हम्म, एक साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसको हम साइकोसोमैटिक पेन्स कहते हैं, हम्म, कि इंसान को ये महसूस होता है कि कभी सर दर्द, कभी जिस्म दर्द, कभी कहाँ दर्द, बहुत से पेन। टेस्ट में कुछ नहीं आता, हाँ, मेडिकल टेस्ट ऑल क्लियर, लेकिन इंसान को पेन कभी इधर यस, ट्रू, रिवॉल्विंग मूविंग पेन्स होते हैं। इसको साइकोलॉजी में साइकोसोमैटिक पेन्स कहते हैं, सही, कि इंसान की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने से उसके वो पेन के सिग्नल्स देने का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सही ये इस सही वजह सही से सही होता है। सही, अब इस तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो हिप्नोथेरेपी से 100% रिजॉल्व हम्म, हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन आ गई, वो बीमारियाँ जो कि बीमारी हैं, फॉर एग्जांपल किसी को दिल की तकलीफ़ है, हम्म, लेकिन अब वो दिल की तकलीफ़ तो मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब इंसान स्ट्रेस में होगा, प्रॉब्लम में होगा, परेशानी करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, तो उसकी दिल की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी या शुरू हो जाएगी। हाँ, सही सही सही, अब ये वो बीमारियाँ हैं जो एक्चुअली मेडिकल हैं, लेकिन साइकोलॉजी इंसान की उसको ट्रिगर कर रही है। सही, ये बीमारियाँ मैनेज हो जाती हैं हिप्नोथेरेपी से। ओके, फिर एक और आगे चलें तो कई बीमारियाँ जिसको अक्सर ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ कहते हैं, जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, इनको तो बिल्कुल भी हिप्नोथेरेपी से ख़त्म किया जा सकता है।
किसी की लेट से स्किन डिजीजेज हो गई जो कि एक बॉडी का एबनॉर्मल रिएक्शन है, हिप्नोथेरेपी करके बिल्कुल उस रिएक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। सही सही सही। एलर्जीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, और यहाँ तक कि किसी का बीपी हाई हो, किसी को हार्ट इशू हो। ब्लड प्रेशर को 100% मैनेज किया जा सकता है। वाह अमेजिंग। जो शुगर लेवल हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। ऑटोम्यून डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, यस। वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। यहाँ तक कि इससे कंसीव करने के चांसेस को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, अच्छा, ओके, शादीशुदा जोड़ा इसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोवाइडेड देयर इज़ नो मेडिकल कंडीशन। अच्छा, हिप्नोथेरेपी से कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। सही है। और आगे चलें तो अपने जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनकी डिस्टर्बेंसेस को भी हिप्नोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। ओके, सही है। आपने सेल्फ हिप्नोसिस का बताया, मुझे ये बताएं कि एक इंसान खुद को किस तरह से हिप्नोटाइज करके अपने लिए बेहतर चीज़ें कर सकता है। खुद को हिप्नोटाइज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने वो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड लेकर आने, जिसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। किसी भी माइंड रिलैक्सेशन के मेथड से अपने आप को अपने रिलैक्स कर लिया, अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले गए। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने आप को मुखातिब करते हैं सोच के ज़रिए या अपने सबकॉन्शियस माइंड को मुखातिब करते हैं जी। और जो आपने चेंजेस लानी होती हैं वो अफर्मेशंस की सूरत में, हम्म, वर्ड सेंटेंसेस की सूरत में रिपीट करके सोच के ज़रिए अपने आप को कहते हैं। सही है। 21 टाइम्स, 30 टाइम्स, इस तरह की कोई फिगर होती है कि इतनी दफ़ा आपने एक ही बात अपने आप को कहनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपना गुस्सा मैनेज करना चाहता है कि मुझे गुस्सा ना आया करे, रिस्पॉन्स ना आया करे, तो वो क्या करेगा, पुरसकून जहनी जिस्मानी कैफियत में जाएगा, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाएगा, आंखें बंद करेगा, टेक लगाएगा, अपने आप को मुखातिब करके ये वर्ड्स रिपीट करेगा। अब से मैंने किसी बात का इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना, इम्पल्सिव रिस्पॉन्स अब से मैं किसी बात का नहीं दूंगा, अब से मेरा गुस्सा बिल्कुल कम हो जाएगा और मैं तहम्मुल से सुकून से बात सुना करूँगा और कोई इमीडिएट इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं दूंगा। ये बातें वो रिपीट करके इस तरह के सेंटेंसेस अपने आप को 20-21 दफ़ा बोलेगा, अपने आप को मुखातिब करके, ठीक। और दिन में 2-3 दफ़ा करें और 21 डेज़ तक ये काम करें। ओके, आपके अंदर से वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना भूलने की बीमारी हो जाती है, क्या यादाश्त को बेहतर करने के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एवरेज यंग लोगों की, हम वेरी एजड लोगों की बात नहीं कर रहे, जिनकी डीजनरेशन ऑफ मेमोरी होती है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की जो कि जिनकी मेमोरी किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है। तो पहली तो बात ये याद रखें कि मेमोरी डिस्टर्ब होने की कुछ वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ट्रॉमा हुआ, सदमा हुआ, जहन में बहुत गहरा असर हुआ, वो रीज़न बन सकता है। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, इस वजह से हो गया। अच्छा। जितनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं ना, उनकी एक बेसिक वजह जो होती है वो ओवर थिंकिंग होती है। अच्छा। तो एक तो ये कि जो वजह है उसको ठीक करना है। अगर ओवर थिंकिंग की वजह से है तो माइंड रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है इंसान को बहुत ज़्यादा। हिप्नोटिज्म के थ्रू। जी, हिप्नोटिज्म के थ्रू। अगर कोई पास्ट ट्रॉमा है तो उस पास्ट ट्रॉमा के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपके ऊपर से उतारने की ज़रूरत है। अगर इन दोनों में से कोई वजह नहीं है, वैसे किसी ने अपनी मेमोरी बूस्ट करनी है, मेमोरी ख़राब नहीं है किसी की, ठीक है, लेकिन किसी उसको ने और ज़्यादा बेहतर बूस्ट करनी करनी है, ठीक। यस, आप बिल्कुल हिप्नोथेरेपी के ज़रिए मेमोरी को अपने आप को रिबोट बना सकते हैं, आप या किसी दूसरे का रिबोट बना सकते हैं। और डेफिनेटली वो एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न होगा, कुछ सक्सेसिव हिप्नोथेरेपी सेशंस होंगे जिसके ज़रिए आपकी मेमोरी को अच्छा बनाया जा सकता है, उसकी रिकॉल को अच्छा बनाया जा सकता है। आप वर्ड्स याद रखें, आप चेहरे याद रखें, आप इमोशंस याद रखें, आप फीलिंग्स याद रखें, आप खुशबू याद रखें, एक एक चीज़। लेकिन किसी चीज़ की भी ज़ाती अच्छी नहीं होती, नुकसानदेह होती है। ऐसे ही तो किसी शायर ने नहीं कहा ना कि यार अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। सही, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या फोकस को भी बेहतर किया जा सकता है हिप्नोटिज्म के थ्रू? जी बिल्कुल। फोकस चाहे स्टूडेंट का हो पढ़ाई में, चाहे किसी इंसान का नमाज में फोकस हो, चाहे किसी का मेडिटेशन एक्सरसाइज में फोकस हो, इसको हिप्नोटिज्म के ज़रिए बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। जो उसकी रीज़न्स हैं उसको ख़त्म किया जाएगा हिप्नोटिज्म के ज़रिए और सजेशंस के ज़रिए। हिप्नोथेरेपी के एक आम जो मेन चीज़ काम करती है वो सजेशंस कहते हैं उसको। यानी आपको मैं रिलैक्स करा के ट्रांस में ले जाके उस स्टेट में ले गया जहाँ मैं जो आपको कहूँगा आपका लाशूर मानना शुरू कर देगा। तो जो मैं कहूँगा ना करने के लिए, इसको सजेशंस कहा जाता है। अच्छा। डिफरेंट किस्म की सजेशंस रिपीट करके सक्सेसिव दी जाती हैं, वो आपके अंदर प्रोग्राम हो जाती हैं। ठीक। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल अब हिप्नोटिज्म को लेके ये बताएं, हिप्नोटिज्म के सेशन के दौरान मरीज़ के साथ क्या क्या होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक बताएं। ओके,
जनरली इसको डिस्क्राइब करें तो 2 तरह के सेशन होंगे। एक सेशन ये है कि अगर मैंने किसी इंसान को हिप्नोटाइज़ किया, तो उसने कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ आंखें बंद करनी, रिलैक्स रहना है, अपना जहन मुझे दे देना है, जो कुछ मैं बोलूँगा उसने उसको फॉलो करते चले जाना है। अच्छा। मैं उसको कुछ गाइडेड इमेजरीज करवाऊँगा, कुछ उसको माइंड रिलैक्सेशन करवाऊँगा, कुछ टारगेटेड सिनेरियोज में ले जाऊँगा जो इमेजिनरी या टारगेटेड होंगे, फिर उसमें डिफरेंट साइकोलॉजी टेक्निक्स अप्लाई करूँगा। मिसाल के तौर पर किसी को मैं कहता हूँ कि जी आप तसव्वुर करें कि आप एक खूबसूरत बाग में मौजूद हैं, आप वहाँ की खुशबू सूंघ रहे हैं, आप वहाँ का नज़ारे देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, तो वो मुझे देख के फॉलो करता चला जाएगा। ये तो मैंने बेसिक एग्जाम्पल दी है। फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स आ जाती हैं, थोड़ी एडवांस लेवल आ जाती हैं, वो अप्लाई करते जाते हैं और उसको कहा जाता है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करा के साथ सजेशंस दी जाती हैं कि ये इसलिए है, हम ये काम कर रहे हैं। तो वो मरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ॉलो करता रहता है। अच्छा। एंड पे उसको बिल्कुल पॉजिटिव सजेशंस दे के फिर आहिस्ता-आहिस्ता वापस अवेकनिंग की तरफ ले आते हैं कि अब आप आँखें खोल सकते हैं। वो आँखें खोलेगा और जब तक मरीज़ एक हिप्नोथेरेपी सेशन के बाद आँखें खोलता है, तो वो एक चेंज पर्सन होता है। एक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, ये एक आम फीचर है। एक हिप्नोथेरेपी सेशन लेने के बाद इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। अच्छा, वो रिलैक्स फ़ील करता है ना? जी, रिलैक्सेशन तो एक छोटी बात है, हैप्पी फ़ील करना एक बड़ी बात है। अक्सर लोग हिप्नोथेरेपी सेशंस एक सेशन के बाद नहीं आते, वो इतना अच्छा फ़ील करते हैं कि आते नहीं हैं। अच्छा। ये एक किस्म की हिप्नोथेरेपी होगी। दूसरी किस्म की हिप्नोथेरेपी होती है जिसमें इंटरैक्टिव टॉक की जाती है। जिस क्लाइंट को हिप्नोटाइज़ किया गया है उससे कहा जाता है कि जी मुझे बताएँ आप क्या फ़ील कर रहे हैं। एक सिनेरियो में लेके जाया जाता है कि जी बताइए यहाँ कौन-कौन इंसान है या सिनेरियो क्या है। किसी को उसकी पास्ट लाइफ़ यानी कि उसके माज़ी में लेके जाना मकसूद है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ वो देखना मकसूद है। अच्छा। किसी के अंदर एक डर बैठ गया, फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़ोबिया। वो कहेगा जी अंदाज़न मुझे 4-5 साल हो गए, मैं बहुत डरता हूँ। तो थेरेपिस्ट उसको टेक्निक्स के ज़रिए ट्रांस में ले जाएगा, फिर उसे कहेगा जी 5 साल पीछे चले जाओ। मुझे बताओ आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ? आपकी ज़िंदगी में कौन-कौन है? घर में कौन-कौन है? लाइफ़ में क्या चल रहा है? क्या-क्या इस साल में वाक़यात हुए थे? वो एक-एक करके सिनेरियोज़ बताएगा। करते-करते वो एक जगह पे पहुँच जाएगा अच्छा। कि जहाँ पे ये वो वाक़या हुआ था, जहाँ से मेरे अंदर खौफ़ बैठ गया था। अच्छा। अक्सर लेट्स से किसी की स्टैमरिंग शुरू हो गई है, कोई बंदा हाँ। स्टैमर करता है। पता चला कि वो अपने माज़ी में जाके उसके बचपन में एक दफ़ा क्या हुआ था कि वो छोटा था, उसको बहुत ज़्यादा खौफ़ आया। वो कोई उसका सीन ऐसे हुआ कि एक कुत्ता जो बड़ा खौफ़नाक होता था, वो उसके सामने आ गया और इट वाज़ अ डू और डाई सिनेरियो। हाँ। और वहाँ से वो इतना खौफ़ बच्चे के अंदर बैठा कि उसके बाद से वो स्टैमर करना शुरू हो गया। अच्छा। जब वो थेरेपी के ज़रिए उस सीन तक पहुँचे गए, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया, फिर उसको रिज़ॉल्व किया, स्टैमरिंग ख़त्म हो गई। अच्छा, जब वो उस प्रॉब्लम तक पहुंच जाएगा, उसके आगे किस तरह से इसका इलाज होगा? फॉर एग्जांपल आपने जो स्टैमरिंग वाला इशू बताया, इसको बता दें। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई हो जाता है ना, तो आधा मसला इधर ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर हम उस क्लाइंट को बताते हैं कि स्टैमरिंग इज़ नॉट योर ब्रेन माल फंक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल एक डिस्कम्फर्ट है जो आपको इस वाक़ये से पेश आई थी। ओके। फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है। पहले काउंसलिंग की जाती है कि वो जी। वाक़या ज़िंदगी का पुराना हिस्सा है, माज़ी का हिस्सा है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। सही। आपका ज़हन बिल्कुल ठीक है, वो विदाउट स्टैमरिंग कॉन्फिडेंट स्विफ्टली बोल सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, आपके अंदर ये सलाहियत है। ये होगी काउंसलिंग। ठीक। काउंसलिंग के बाद कुछ टेक्निक्स लगा के वो जो एनवायरनमेंट सीन था यहाँ से शुरू हुआ, कुछ टेक्निक्स लगा के उस सिनेरियो को तब्दील किया जाता है, उसकी सब मॉडलिटीज़ चेंज की जाती हैं। ओके। या उसके सिनेरियोज़ को उसके जो सीन्स या होते हैं उनको डिसोसिएट किया जाता है। फिर सजेशंस दी जाती हैं, उसके पॉजिटिव सजेशंस दी जाती हैं। योर प्रॉब्लम इज़ ओवर नाउ, अब आप अच्छा बोलेंगे, स्विफ्टली बोलेंगे, आप ये भूल जाएंगे कभी आपको स्टैमरिंग थी। ये सब मिलके मसला हल हो जाता है। अच्छा, ये तरीका इलाज बच्चों और बुजुर्गों पर भी मुअस्सर होगा? हिप्नोथेरेपी सबके लिए अच्छी मौजू साबित होती है, बट वो बुज़ुर्ग जो ज़्यादा एजड हैं, चूँकि हिप्नोथेरेपी में ना आपको एक गाइडेड मेडिटेशन कराई जाती है, विजुअलाइज़ कराया जाता है इमेजिन और फील सिनेरियो में। तो वो लोग जिनकी विजुअलाइजेशन वीक है, जो विजुअलाइज़ नहीं कर सकते इस तरह, उनके साथ हिप्नोटिज़्म बहुत अच्छा नहीं होता। अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, वो इमेजिन और फील सिनेरियो को नहीं समझ पाता कि मुझे क्या कराया जा रहा है, तो उस बच्चों के साथ एडवाइजेबल नहीं होता कि छोटे बच्चों के साथ की जाए या उनको छोटी-छोटी एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। तो एनीवन जो इमेजिन और फील कर सकता है, जिसकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल ठीक है, समझ रहा है, उसके साथ हिप्नोथेरेपी की जा सकती है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक आम डर और खौफ है लोगों में कि हिप्नोथेरेपी के दौरान इंसान ना अपना कंट्रोल खो देता है और जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो आपसे कुछ भी उगलवा सकता है। देखिए, हो तो सकता है ये। होगा तब जब क्लाइंट विलिंगली हिप्नोटाइज हो रहा है, ठीक है, और वो उसने अपना आप पूरा सरेंडर किया हुआ, वो हिप्नोटाइज हो रहा है। तो अगर
थेरेपिस्ट को उसके राज जानना चाहे तो जान सकता है, बट ना तो ये डिज़ायर्ड होता है और ना ही ये थेरेपिस्ट का पर्पस होता है। हाँ। हर फील्ड के प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कुछ। एथिक्स होते हैं बिल्कुल। तो जब तक बंदा क्लाइंट खौफज़दा रहेगा कि मेरे सीक्रेट जान लेगा, तो वो हिप्नोटाइज़ हो ही नहीं सकेगा। हो ही नहीं सकता बिल्कुल। फिर जो आपने बात की, ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं हिप्नोथेरेपी के बारे में, बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि हिप्नोटाइज़ हो गए तो हमारे सारे राज आउट हो जाएंगे, हमारे बचपन की बातें, हमारे गुनाह पता चल जाएंगे, हमारी कमज़ोरियाँ पता चल जाएंगी। एक थेरेपिस्ट को ये ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी चीज़ें हाँ, जाने। उसको क्या इंटरेस्ट। अगर ऐसा कोई इंसान है जो दूसरों की कमज़ोरियाँ, गुनाह जानने में इंटरेस्टेड है, तो वो थेरेपिस्ट नहीं बन सकता। अच्छा, एक डर और खौफ ये भी है हिप्नोटिज्म को लेके कि इसके थ्रू ना आपके माजी या छुपे हुए राज को भी मालूम किया जा सकता है। देखें, अगेन वही बात, मिलती जुलती बात, किया तो जा सकता है, लेकिन ये हिप्नोथेरेपी का पर्पस नहीं होता। किया जा सकता है अगर एक क्लाइंट थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट करता है और लेट्स से कुछ का फैमिली मेम्बर है, उसने कहा चलो क्लाइंट आया ही हुआ है, हिप्नोटाइज हो ही रहा है, क्यों ना माजी की वो बात जान ली जाए, तो जानी जा सकती है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपने तजर्बे से ये बताएं कि आपके पास पाकिस्तानी अवाम में से जो भी हिप्नोटिज्म को सीखने आती है या करना चाहती है, तो किस तरह के काम लेती है वो? आजकल आई डोंट नो मैं क्या परसेंटेज आपको बताऊं, लेट्स से 70% लोगों का हमारे माशरे में यही प्रॉब्लम्स हैं, परेशान हाल हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। जब ओवर थिंकिंग होती है तो उसके साथ नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, आगे चल के फिर वो ओसीडी बन जाती है, इसी से शिज़ोफ्रेनिया बनता है, इसी से सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ज़्यादातर आजकल लोगों को यही प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, फोबिया, कि हमारी चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, हमें बार बार फोबियाज़ हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, खौफज़दा, पैनिक अटैक्स, नींद डिस्टर्ब है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और इसके लिए लोग आते हैं हिप्नोथेरेपी के लिए, इतनी अवेयरनेस आ रही है, हम इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, हिप्नोथेरेपी को हम प्रमोट भी कर रहे हैं। हम ऑन कॉल भी हिप्नोथेरेपी करते हैं, हमारे अपने पास हिप्नोथेरेपी लैब है, हम वहाँ पे हिप्नोथेरेपी करते हैं और इसमें इस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपी एक बहुत फास्ट तरीका इलाज है, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से बहुत फास्ट तरीका इलाज है। अच्छा। इस पे साइंटिफिक रिसर्चेज हैं। एक होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि नॉर्मल थेरेपी होती है। बिल्कुल। इस नॉर्मल थेरेपी के मुकाबले में अगर हम हिप्नोथेरेपी को काउंट करें ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लेट्स से 100x नहीं तो 50x इसको कह सकते हैं, इतने इसके फास्ट रिजल्ट्स होते हैं नॉर्मल थेरेपी की निस्बत। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई हिप्नोथेरेपी सीखना चाहता है तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? हिप्नोथेरेपी ज़रूर सीखें, लेकिन पहले ये तय कर लें कि आपने सीखनी क्यों है। हिप्नोथेरेपी वो लोग सीखें जो हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, या तो इस चीज़ को एज प्रोफेशन लेके चलना चाहते हैं, या वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की मखलूक की मदद करना चाहते हैं, तो तब आपने हिप्नोथेरेपी सीखनी है। हमने भी हिप्नोथेरेपी कोर्स करवाया था 2-3 मंथ्स बैक पहले, अच्छी खासी हमारे पास ऑडियंस थी, कोर्स मेंबर्स थे। हमने बहुत लोगों से कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है हिप्नोथेरेपी सीखने की, आपने थेरेपिस्ट नहीं बनना, अपनी ज़िंदगी का गोल क्लियर करें, जिसने थेरेपिस्ट बनना है, इस काम को लेकर चलना है, वो थेरेपी करे। अब थेरेपिस्ट बन गया एक बंदा, उसने किसी से भी हिप्नोथेरेपी सीख ली, अब अगला सवाल, अहम सवाल जो हम लोगों से पूछते हैं कि जी थेरेपिस्ट बन गया, आपने कोर्स कर लिया, अब आप क्या करोगे? लोग कहते हैं जी हम इसको प्रोफेशन बनाएंगे, लोगों को थेरेपीज देंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जी लोग कैसे आपके पास आएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप थेरेपिस्ट हैं और आपके पास आना है, आपका वो ट्रस्ट कैसे बनेगा? तो लोगों के पास वो गोल सेटिंग का आइडिया नहीं होता। तो थेरेपिस्ट बनना काफ़ी नहीं है, थेरेपिस्ट बनने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी होगी, या क्लिनिक बनाना होगा, उसकी मार्केटिंग करनी होगी, एक अच्छा कंटेंट डालना होगा, ताकि लोगों को ट्रस्ट बने कि आप थेरेपिस्ट हैं, आपके पास आना चाहिए। सेल्फ हिप्नोसिस अगर करना चाहे तो उसके लिए वो सीख सकता है खुद ही? सेल्फ हिप्नोसिस हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान को सीखना चाहिए। हमने सेल्फ हिप्नोसिस पे बहुत से फ्री कोर्सेज भी कराए हैं, और ये अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और बहुत से सिखाने वाले लोग हैं। यूट्यूब पे बहुत इन्फॉर्मेशन फ्री है, अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान सीखना चाहे तो उसको कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतना नॉलेज अवेलेबल है फ्री में कि एक इंटेलिजेंट इंसान बहुत आसानी से बहुत कुछ सीख सकता है। सर, हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एज ए सब्जेक्ट इसको मुतारिफ करवाना चाहिए और अवेयरनेस डालनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले कि लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर 1 रीज़न। नंबर 2, हिप्नोथेरेपी एक बहुत फास्ट और इफेक्टिव तरीक़ाकार है, तरीका इलाज है, बहुत जल्दी लोगों को रिलीफ देता है, इमीडिएट रिलीफ देता है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि आप अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स को इतनी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ना सिर्फ प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को
सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस कर सकते हैं, अपना फोकस इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी अटेंशन, अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, बहुत कुछ इन्हेंस किया जा सकता है। इस पे काम होने की ज़रूरत है। हम एज ऑर्गेनाइजेशन हम इस पे काम कर रहे हैं। हम हिप्नोथेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं। हम डिफरेंट सिटीज़ में फ्री हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप्स कराते हैं, ग्रुप हिप्नोथेरेपीज कराते हैं वर्कशॉप, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर। अभी हमारी कल भी लाहौर में एक वर्कशॉप है, एक मेडिटेशन सेशन है। इस तरह के सेशंस हम करते रहते हैं। मकसद है लोगों को प्रमोट करना, लोगों को बताना ये कितनी खूबसूरत चीज़ है और ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसको सीखना भी चाहिए और हर इंसान को 3 माह में एक दफ़ा हिप्नोथेरेपी ज़रूर ले लेनी चाहिए। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको रिफ़्रेश कर देती है। क्या बात है। अच्छा, ये कितने अरसे में सीखी जा सकती है आसान तरीके से? हिप्नोथेरेपी की बात करें, मैं आपको बता दूं, हमने अभी खुद जो कोर्स डिज़ाइन किया था जी। हमने 5 वीक्स का कोर्स डिज़ाइन किया था। अच्छा, 5 वीक्स 20 लेक्चर्स, और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ केसेस दे के लोगों को पहले गाइडेड मेडिटेशन बोलना कैसे है, टेक्निक्स क्या हैं, थेरेपी, फिर आहिस्ते से लेवल अप करते करते हमने 5 वीक्स का कोर्स करवाया। इस पे लोग 2-2 दिन की वर्कशॉप भी कराते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो मुनासिब नहीं है। तो 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स एक मुनासिब टाइम है। इसमें हिप्नोथेरेपी कोर्स डिपेंड करता है ना, जो कोर्स करा रहा है वो कितने अरसे का मॉड्यूल आपको दे रहा है। तो हिप्नोथेरेपी सीख तो ली इंसान ने, लेकिन प्रैक्टिस करके प्रोफिशिएंसी हासिल होगी। कोर्स करने के बाद मास्टर नहीं बन जाएगा कोई इंसान। अच्छा, मतलब उसको कंटिन्यू रखने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। उसको लोग चाहिए होंगे, क्लाइंट्स चाहिए होंगे जिनको हिप्नोटाइज करे। हाँ, ये भी है। प्रैक्टिस करता रहेगा तो बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।